नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ ठीक होंगे। सक्सेस विद अंजलि कुशवाहा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बंगाल में द्वैध शासन के बारे में समझेंगे कि द्वैध शासन क्या होता है और बंगाल में क्यों चलाया गया और किसने इसका जो है समर्थन किया, कौन इसको लाया था। ओके, तो 1765 और 1772 के मध्य की ये बात है। सबसे पहले टॉपिक का नाम डाल लेते हैं। क्या है बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1772 तक। ओके, तो 1765 से 1772 तक ये आपको देखने को मिलेगा। 1765 में अपने पिता मीर जाफर की मृत्यु के पश्चात नजमुद्दौला को कंपनी द्वारा इस शर्त पर नवाब बनने की अनुमति दी गई कि कंपनी निजामत के कार्यों को देखरेख के लिए नायब सूबेदार नियुक्त करेगी। कंपनी ने नायब दीवान और नायब निजाम के रूप में मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया। कंपनी का बंगाल की पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। देखो, आप देखें कि जब मीर कासिम 1765 में जो मीर जाफर था, मीर जाफर की मृत्यु के बाद उसके पुत्र कौन, नजमुद्दौला, 1765 में किसकी, मीर जाफर की मृत्यु के बाद कौन, नजमुद्दौला किसका पुत्र था, मीर जाफर का, को इस बात पर, इस शर्त पर नवाब बनाया जाएगा कि इस शर्त पर नवाब बनाया जाएगा कि ये जो नजमुद्दौला था ये सिर्फ उस गद्दी पर बैठेगा, वहां पर का जो शासन है, वहां की जो प्रजा है, और प्रजा से जो एक प्रकार से कर का जो कर और राजस्व का जो वो करना था, एक प्रकार से कर वसूलना था, राजस्व प्राप्त करना था, तो ये सब काम कंपनी के अधीन था। और कंपनी की ही सेना वहां पर काम करती थी, कंपनी का ही पूर्ण नियंत्रण होता था, कंपनी की ही पुलिस, कंपनी की ही सेना, कंपनी की ही रक्षा व्यवस्था, सब कुछ कंपनी का ही था। केवल नवाब के पद पर इसको बिठा दिया गया, किसको, नजमुद्दौला को। ओके, तो यहाँ से शुरुआत होती है बंगाल में द्वैध शासन की। कंपनी का सीधा सा एक ही फंडा था, उसकी एक ही नीति थी कि हमें राज भारतीयों से ही करवाना है, कर वसूलना है लेकिन भारतीयों से ही वसूलवाना है। मतलब हमें कुछ नहीं करना है वहां पर प्रत्यक्ष जाकर, यदि हम जाएंगे तो भारतीयों को हमसे नफरत हो जाएगी, लेकिन वही आदमी भारत में ही उन्हीं से यदि हम कर वसूलेंगे और उन्हीं से ये काम करवाएंगे तो उनकी यदि किसी से ईर्ष्या भाव भी होगा तो वो उन्हीं से उन्हीं का होगा। मतलब भारतीय भारतीय ही आपस में लड़ेंगे, इससे हमारा कोई मतलब नहीं होगा। वो इतने होशियार थे, लेकिन हमारे भारत के व्यक्ति इतना नहीं जानते कि हम ऐसा करें या नहीं करें। ओके, तो इसी कारण से हम लगभग 200-300 वर्षों तक गुलाम बने रहे, बस यही एक मुख्य रीजन था, बाकी और कुछ नहीं था। क्योंकि हम ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं चाहते थे, हम आलस से भरे हुए थे, हम कुछ ज़्यादा करना नहीं चाहते थे। ओके, तो फिर इसके बाद देख लेते हैं क्या हुआ कि कंपनी ने जो है बंगाल में दो प्रकार के पद रखे। एक तो वहाँ का जो कर वसूला जाता था, कहाँ, बंगाल में, तो वो उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा, वहीं के व्यक्तियों के द्वारा वसूला जाता था, लेकिन जितना भी कर वसूला जाता था वो कंपनी को देना पड़ता था, उन व्यक्तियों को जिन व्यक्तियों को कर वसूलने के लिए नियुक्त किया गया है। तो
नायब दीवान और नायब निजाम के रूप में मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया। नायब दीवान और नायब निजाम मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया गया। ओके। और परिणाम स्वरूप कंपनी का बंगाल की पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। देखो, केवल पद होगा, ओके, केवल पद होगा आपके पास। फिर मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया, किसके लिए? नायब दीवान, निजाम दीवान। ओके। इस पद के लिए मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया गया। किसने? कंपनी के द्वारा नियुक्त किया गया। फिर पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। देखो, पुलिस प्लस न्यायिक शक्तियों पर किसका? कंपनी का अधिकार। कंपनी का अधिकार ऐसे हो गया कि पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर कंपनी का अधिकार इसलिए हो गया, और इसलिए उन्होंने किया कि जो पुलिस और न्यायिक शक्तियां होंगी, न्यायिक शक्तियों का मतलब है कि जैसे भी न्याय होगा या जिसके भी पक्ष में होगा वो सारा सारा कंपनी के अंडर में जाएगा। कंपनी ही न्यायिक शक्तियों की हिस्सेदार रहेगी। हम भारतीयों को ऐसा कुछ नहीं दिया गया था। ओके। तो पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर कंपनी का अधिकार हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर इतिहास में इस व्यवस्था को द्वैध शासन के नाम से जाना जाता है। इतिहासकारों ने इस व्यवस्था को द्वैध शासन का मतलब होता है दो प्रकार का शासन। एक तो नाम मात्र का, एक वास्तविक। जैसे भारत में दो प्रकार की कार्यपालिका है, एक वास्तविक कार्यपालिका, एक नाम मात्र कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री होता है, लेकिन नाम मात्र कार्यपालिका जो है राष्ट्रपति होता है। ऐसे ही इन्होंने भी दो व्यवस्थाएं अपनाई कि जो जो जिसमें हमारा लाभ ही लाभ होगा, जिससे हमें मुनाफा ही मुनाफा मिलेगा, वो सारे काम हम कंपनी को सौंप देंगे। मतलब कंपनी ने खुद के अधीन रखे वो सारे काम, लेकिन जिनमें हमें 1% लाभ नहीं होगा या जो हमारा कुछ काम का नहीं है, बल्कि हमें भी उसमें उल्टा अपना राजस्व लगाना पड़ेगा, हमें ही अपना कुछ मेहनत और ये सब करना पड़ेगा, तो वो सारा का सारा काम नवाब को सौंप दिया गया। तो ये दो प्रकार का शासन हो गया। इतिहासकारों ने इसे द्वैध शासन नाम से प्रमाणित किया गया। ओके। फिर प्रशासन, राजस्व वसूली और दीवान न्याय का अधिकार कंपनी के पास था, और आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखना और प्रजा की देखभाल करना, ये सारा का सारा काम नवाब के अंडर में था। तो देखो, कर किसी और के द्वारा वसूला जा रहा था और किसी और को दिया जा रहा था, मतलब कंपनी को दिया जा रहा था। लेकिन वही यदि आप बात करें कि कुछ अच्छे काम भी होने चाहिए जैसे राज्य में, कि सड़कें बनवाना, कुआं खुदवाना, तालाब खुदवाना, कृषि की देखभाल करना, किसी के पास पैसे नहीं है तो उसको पैसे भी देना, ये सारा काम जो है नवाब के अंदर अंडर में आ गया। तो जब ये काम नवाब के अंडर में आया तो उसमें एक समस्या यही थी कि जब पैसा हमारे पास नहीं है तो हम कैसे कुछ देखभाल करें, कैसे कुछ अच्छा काम अपने राज्य में करें। तो समस्या यही खड़ी हो रही थी, और ये सारी की